आज सावन का लास्ट सोमवार है और सावन क्लासेस में नया चैप्टर ऐड हुआ है 6 और लास्ट एंड सावन क्लास। अब तो रक्षाबंधन भी आने वाला है। एंड सावन क्लास अब पार्ट आएगा, ये पहला पार्ट है और हम लोग जो चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर 6 का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। इसे बोला जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में अब हम लोगों को करना है प्रैक्टिकल मतलब जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और जैसे लाइक दैट विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, उनकी इक्वेशंस मिलेंगी, या फिर क्षेत्रमिति के सारे फार्मूले पढ़ डालिए। अगर क्षेत्रमिति के फार्मूले नहीं पढ़े हैं अच्छे से पढ़ लीजिए। ज्योमेट्री, इसके बहुत सारे जो आपने सिद्धांत पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ी है, उनका प्रैक्टिकल, उनकी संख्यात्मक मान कैसे होना है, क्या चेंजेस होते हैं, ये सब सारी चीजें इस चैप्टर में देखना है। अभी तक हम लोग सूत्र पढ़ के चले आते थे ना, मान रख लिया। अब इस अवकलज का अनुप्रयोग किस तरह से फिजिक्स में होता है, कैसे साइंस में होता है, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी में होता है, उन सब चीजों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है इस क्लास 12 में, वो देखना है। और एक और चीज है इसमें, जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे, इंजीनियरिंग में हो गया, या फिर एआई में आए जाएंगे, या फिर साइंस हो गया, साइंस का पार्ट हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, उपयोग होता है। चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, तो इन सब में किस तरह से इनका उपयोग होगा वो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली समझना है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने के लिए है? पहले नंबर पे राशियों के परिवर्तन की दर, राशि दूसरा है वर्धमान और ह्रासमान, और तीसरा है उच्चतम और निम्नतम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जब ये सीख लेंगे तब वर्धमान, ह्रासमान, उच्चतम, निम्नतम, ये बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उच्चतम और निम्नतम, या फिर वर्धमान है, ह्रासमान। तो जब तक हमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेंगे, तो हम यहाँ पर अच्छे से खेल नहीं पाएंगे। तो हमें खेलना होगा दर, परिवर्तन की दर। नोट कर लिया है ना? नोट करते जाना। तो हमारा पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। दर कुछ नहीं, समय। मैं तुम्हें एकदम डायरेक्ट सारी चीज समझा। समय, दर मतलब समय, किसके रिस्पेक्ट में है ये देखना होता है। समय को टाइम, और टाइम को डिनोट करेंगे टी से। समझो।
अगर मैं ऐसे बता देता हूं, जितने भी हम लोगों ने अभी ज्योमेट्री पढ़ के आई है, क्षेत्रमिति या ज्योमेट्री, ज्यामिति, इसमें हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के कॉन्सेप्ट देखे हैं। जब क्षेत्रमिति में आते हैं तो वही हो जाता है क्षेत्रफल और वही हो जाता है आयतन। जब भी इसमें कुछ परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन हो गया, चौड़ाई में परिवर्तन हो गया, आयतन में परिवर्तन हो गया, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, या उसके आकार में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन, आकार में, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पे। टाइम के साथ साथ चेंजेस होंगे। अगर टाइम के साथ साथ चेंजेस होंगे तो परिवर्तन की दर उसे बोला जाएगा कि किस दर से घट रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये तालाब है और इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें भरा है पानी, और मैंने एक उद्दंड बालक देखा, यहां बैठा था, उसने उठाया पत्थर और फेंक दिया यहां। जैसे ही पत्थर पानी में आया तो यहां सर्कल बनना शुरू हो जाता है, और सर्कल जो बनता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो सर्कल के बढ़ने की दर क्या है? तो जब हमें इसका इक्वेशन पता रहेगा तो हम देख लेंगे कि एट ए टाइम पर वो सर्कल में क्या परिवर्तन हो गया है। धीरे धीरे बढ़ रहा, पहले यहां बढ़ा, फिर यहां बढ़ा, यहां बढ़ा। देखा होगा पत्थर जैसे मारते जाते हैं तो फिर बड़ा सर्कल बढ़ने लगता है, ऐसे ऐसे। तो ये सब चीजों का प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट है हमें सीखना है। तो परिवर्तन होता किसमें है? मैंने बता दिया, आकार में परिवर्तन हो जाता है, ऊंचाई में, चौड़ाई में, लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में। इन सब में जो परिवर्तन होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। अब वो टाइम टी हो सकता है या फिर कोई भी अन्य दूसरी राशि हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि ऊंचाई के साथ साथ पानी बढ़ रहा है तो एट ए टाइम टी पर कितना हुआ होगा, एक तो ये हो गया। या फिर कोई ये कह दे कि बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, और टाइम के साथ साथ बर्फ का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो किस किस दर से ये घट रहा है, किस दर से ये घट रहा है? क्लियर ना? ऐसा ही है। या फिर एक पैन में पानी भरा पड़ा है तो किस दर से वाष्पित हो रहा है? धूप में रखा हुआ, वाष्प होकर के उड़ रहा है। तो धीरे धीरे पानी का लेवल घटता जा रहा है। अगर पानी का लेवल घट रहा है इसका मतलब ये है कि फिर परिवर्तन तो हो रहा है। तो राशि जो है, उन राशियों में क्या परिवर्तन होता है? तो मैं राशि लिख देता हूं कुछ। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, आकार, परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। आकार परिवर्तन या तो बड़ा होगा, बड़ा या छोटा होना, बड़ा या छोटा होना। ये मैंने थोड़े से कॉन्सेप्ट बता दिए। या फिर जैसे ठोस में चले जाएंगे, ये घन है, घनाभ है, या फिर बेलन है, सिलेंड्रिकल है, बेलन है। इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। सरफेस पृष्ठ में चेंज हो गया, फलक में चेंज हो गया। अगर सरफेस चेंज हो रही है, शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होगा तो कुछ ना कुछ है, किसी दर से चेंज होगा। तो पृष्ठ या फलक, इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। घन है, घनाभ है, और बेलन है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। फिजिक्स में चलते, थोड़ा भौतिक।
भौतिक विज्ञान में चलते हैं। एक राशि ले लेता हूं मैं, विस्थापन। विस्थापन विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव दिशा में जाएंगे, जिधर हमें विस्थापित करना था, तो वो धनात्मक परिवर्तन विस्थापन हो जाएगा। अगर हमें आगे जाना था लेकिन हमने पीछे की तरफ विस्थापन करी, तो ये निगेटिव दिशा में होता है, निगेटिव विस्थापन हो जाए। जीरो कब होता है? जीरो तब होता है कि कोई काम ही नहीं हुआ हो लेकिन मेहनत लगी। जैसे तुम यहाँ पास खड़े हो, एक ये पत्थर रखा हुआ था 10 kg का, तुमने उठाया, ऊपर ले गए और फिर वापस रख दिया, तो विस्थापन तो हुआ है, विस्थापन तो हुआ है, लेकिन जीरो विस्थापन हुआ है, फिर से वहीं आप वापस आकर के रख गया है, तो इसे बोलते हैं जीरो विस्थापन। काम तो नहीं हुआ लेकिन ऊर्जा खत्म हुई है उठाने और रखने में, टाइम हुआ है, चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ है। तो विस्थापन का कॉन्सेप्ट देखते हैं और यहां से थोड़ा थोड़ा चीजें समझते हैं। तो विस्थापन तो हमने डिनोट किया है एस से, हमने डिनोट किया है एस से। अब विस्थापन में परिवर्तन की दर, की दर विस्थापन होगा अगर हम ये मान लें कि बहुत कम परिवर्तन हुआ है, स्मॉल परिवर्तन हुआ है, तो ds छोटा सा। और टाइम, अगर कम विस्थापन हुआ है तो टाइम भी कम लगा होगा, तो वो हो जाता है dt। और यही हमारा डिफरेंशियल होता है d/dt। इसका मतलब ये है, विस्थापन अगर x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है t के रिस्पेक्ट में, तो ये कहा जाता है कि जितना भी परिवर्तन हुआ है उसके डिस्टेंस में, s में परिवर्तन हुआ है, वो समय t के रिस्पेक्ट में हुआ है, t में चेंजेस हुआ है, तो विस्थापन में भी चेंजेस हुआ है। इसका मतलब ये है, जब हम विस्थापित कर रहे थे किसी वस्तु को, तो एक दूसरी यूनिट थी जिसमें भी परिवर्तन हो रहा था, और वो था समय t। तो हम जो विस्थापन की दर बोलते हैं, दर ही समय होता है, और ये t के रिस्पेक्ट में है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल मान लूं, एक y राशि है और इस पे परिवर्तन हो रहा है, तो जिस पर डिपेंड कर रहा है, जिस पर आश्रित है, वो x के सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। तो इसमें x में परिवर्तन की दर है, जो परिवर्तन हुआ है वो x के सापेक्ष है, x के परिवर्तन की दर है। तो अगर कोई भी राशि x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो ये लिखा जाएगा dy/dx के टाइप का। यहां पास जो टाइम है, जो दर है, वो x है, x राशि है, और यहां पास सापेक्ष जो होगा x के सापेक्ष जाएगा, यहां पे टाइम के सापेक्ष हुआ है। तो जब भी फलन होगा और वो जिसके रिस्पेक्ट में देगा, अब जैसे कोई त्वरण है, त्वरण मान लो, त्वरण, त्वरण में जो परिवर्तन होगा वो टाइम के सापेक्ष हो सकता है या फिर वेग के सापेक्ष हो सकता है। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसके सापेक्ष हम लोग प्रैक्टिकल कर देंगे। क्लियर ना? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ये पहला पार्ट है चैप्टर 6 का, जिसमें अवकलज के अनुप्रयोग है। अच्छे सीख लेना है, फिजिक्स में और हायर क्लासेस में, कॉलेज लेवल पर काम आएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे? अर्थात अर्थात समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर, ds/dt को हम क्या लिखेंगे? समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर।
निष्कर्ष, एक राशि में परिवर्तन की दर समय समय पर निर्भर है, डिपेंड है, निर्भर है, वही है। अब ऐसा नहीं है कि समय पर ही, कोई जरूरी नहीं कि समय हमेशा टी ही आएगा, जो यूनिट होगी वो आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समय ही हो, है ना। ध्यान रखे रहना है, मतलब रटना नहीं है कि परिवर्तन की दर बोल दिया तो आप सीधे टी कर दो, ऐसा नहीं है। जिस यूनिट पर डिपेंड करेगा उस पर आएगा। आयतन है, लंबाई पे चेंज कर रहा है, लंबाई के साथ, भाई कोई आयतन है और लंबाई के सापेक्ष चेंज कर रहा है तो डीएल डी अपन डी टी, डी टी ना होकर के डीएल हो जाएगा, लंबाई के सापेक्ष चेंज कर रहा है। या फिर क्षेत्रफल है, चौड़ाई के सापेक्ष कर रहा है तो फिर हमें इसे चौड़ाई पर करना पड़ेगा, बी के रिस्पेक्ट में करना, विड्थ बी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब रटना नहीं है। उसने बोला चौड़ाई के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन हो गया, लंबाई के सापेक्ष हो गया, तो जिसके सापेक्ष करेगा, जिस पर डिपेंड करेगा, जिस पर निर्भर करेगा, वो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, वैल्यू चेंज होगी। रट नहीं लेना है कि दर, दर मतलब समय। यहां पे मैं लिखा भी देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा के। यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर f ऑफ x को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है तो dy बाई dx लिखा जाता है। अर्थात f डेक्स x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर प्रदर्शित करता है एवं dy बाई dx x इक्वल टू एक्स नॉट या f डैश एक्स नॉट वैल्यू रख दिए, जिसमें x बराबर एक्स नॉट पर x बराबर एक्स नॉट, x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ये हो गया कॉन्सेप्ट परिवर्तन की दर का। ये नोट हो गया। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिकल्स करते हैं।
क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करते हैं, नोट करके लिख लेना है। x का मान बढ़ने पर, x का मान बढ़ने पर यदि यदि y का मान बढ़ता है तो dy बाई dx धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। दूसरा, x का मान बढ़ने पर यदि y का मान घटता है तो dy बाई dx ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। x का मान बढ़ने पर अगर y का मान घटता है तो dy बाई dx ऋणात्मक होता है। 6.1 के लिए लगभग इतने कॉन्सेप्ट पर्याप्त हैं। एक सबसे छोटा सवाल करते हैं, उधर एग्जाम्पल नंबर 1। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में सीधे आ भी जाए। बोला है कि वृत्त में परिवर्तन हो रहा है। वृत्त में परिवर्तन हुआ, किसके सापेक्ष? त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। समझो, मैंने बोला था कि अब वृत्त में परिवर्तन हो रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में ना, वृत्त के क्षेत्रफल में, सॉरी, वृत्त में परिवर्तन मतलब क्षेत्रफल में बदल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। ठीक से समझो, परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन हुआ तो या तो वृत्त बढ़ रहा होगा या तो वृत्त छोटा हो रहा होगा। ये बढ़ने के लिए, ये घटने के लिए। तो चेंज कौन हो रहा है? वृत्त डिपेंड करते हैं त्रिज्या पर। अगर त्रिज्या बढ़ी तो वृत्त बढ़ा, अगर त्रिज्या घटी, वृत्त त्रिज्या बढ़ी, तीर तीर ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, तीर नीचे की तरफ घटने के लिए। त्रिज्या बढ़ी, वृत्त बढ़ा, त्रिज्या छोटी हुई तो वृत्त छोटा। इसका मतलब यह है कि जो निर्भर कर रहा है वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल, वो त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है या फिर किस दर से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला था कि बढ़ रहा है, ये घट रहा है, पता तो नहीं है, लेकिन बोला है कि त्रिज्या के सापेक्ष बताना है कि परिवर्तन कितना हो रहा है। ठीक है, दिया था, माना r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो लिख देना, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर पाई r स्क्वायर। इसकी यूनिट भी आएगी साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया है और लिखा है r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया ना, हाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। समीकरण से एक बनाएंगे। समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा dA/dr
क्षेत्रफल का आर के रिस्पेक्ट में परिवर्तन, तो परिवर्तन की दर क्या है, त्रिज्या है। तो पाई कांस्टेंट वैल्यू है डी अपान डी आर आर स्क्वायर, और ये तो करते बनता है। डी ए अपान डी आर इक्वल टू पाई बाहर है 2 आर हो जाएगा, 2 पाई आर। डी ए अपॉन डी आर, आर बराबर 5, 2 पाई इंटू 5, तो डी ए अपॉन डी आर, आर इक्वल टू 5 पर 10 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये यूनिट बता रही है कि त्रिज्या का रिस्पेक्ट है और किस पर, क्षेत्रफल पे। इसका मतलब ये है पर सेंटीमीटर में 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का परिवर्तन हो रहा है। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित उसमें लिखा हुआ बदल रहा है, तो परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, वही एक ही बात। तो इस तरह से हमें इसके अनुप्रयोग करने होंगे। अब यहां समझ में आ गया कि जो भी ज्योमेट्री का नाम देगा, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देगा, उसका फॉर्मूला, उसका क्षेत्रफल बनते रहना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं होमवर्क आपके लिए, जो लोग देखेंगे वो भेजेंगे। वृत्त की परिधि में परिवर्तन होता है यदि त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो किस दर से परिधि में परिवर्तन होगा। यह है होमवर्क क्वेश्चन, यह है होमवर्क क्वेश्चन। बन जाएगा, कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 2, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। समझना, बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसमें दिमाग क्या चलाना है, सबसे पहले ये दिमाग में चलाना होगा कि अगर इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो समझ गए कि टी का रिस्पेक्ट रहा होगा। ये दिमाग चलाना पड़ेगा कि आयतन में परिवर्तन हुआ है और उसके यूनिट से पता चल गया कि समय के रिस्पेक्ट में परिवर्तन हुआ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ जाएगा। ठीक है। और
फिर बोलता है कि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ। अगर इसमें नहीं लिखा है कि वक्र पृष्ठ है कि चार दीवार का है, तो हमें टोटल लेके चलना है। पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, में उसके परिवर्तन क्या हो रहा है, तो टोटल संपूर्ण। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और आयतन होता है a³। तो जो भी यहां मान लेंगे आयतन या फिर उसकी भुजा, उस हिसाब से फिर उसके आयतन और सारी चीजें लिख लेंगे। हमें जो भी मानना होगा उसी की रिस्पेक्ट में चलेगा। हल माना घन की कोण a सेंटीमीटर, माना घन की कोण a सेंटीमीटर है, आयतन भी तथा तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है। दिया है घन का आयतन में परिवर्तन, घन में आयतन के परिवर्तन की दर दर डी, नहीं दर तो डायरेक्ट लिखा हुआ ना, आयतन में परिवर्तन की दर समय के रिस्पेक्ट में है, तो dv अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है 9 घन का आयतन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। कोर की लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर, a बराबर 10 सेंटीमीटर ज्ञात क्या करना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ज्ञात करना है पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तब क्योंकि आयतन आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, इसलिए dv अपॉन dt इजिकल टू 9 dv अपॉन dt इजिकल टू, हाँ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और यहां लिख देना क्योंकि घन का आयतन भी बराबर a³ होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां हो जाएगा d अपॉन डी टी, भी की जगह रख देंगे a³, 9 सेंटीमीटर पर क्यूब। यहां पर हो जाएगा 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी। टी के रिस्पेक्ट का फंक्शन कुछ और है, टी के रिस्पेक्ट का फंक्शन कुछ और है। ये हो जाएगा 3a² डॉट 3 अपॉन डी टी। लाइट गोल हो गई है। तो यहां से
dA अपॉन dt की वैल्यू जो आएगी 9 अपॉन 3a स्क्वायर, 3 कम 3 पे रखना, तो dA अपॉन dt हो जाएगा 3 अपॉन a स्क्वायर, समीकरण 1। तब पृष्ठ में क्षेत्रफल की पृष्ठ का क्षेत्रफल में परिवर्तन, अब दर से बोला था तो dA अपॉन dt परिवर्तन, तो d अपॉन dt इंटू a क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। जैसे यहाँ होता है तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल A बराबर होता है, यहाँ लिख देंगे संपूर्ण, जब पृष्ठ बोले तो संपूर्ण ही होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर a के रिस्पेक्ट में 6a स्क्वायर, d अपॉन dt तो निकालना है, 6 बाहर और d अपॉन dt इंटू a स्क्वायर, d अपॉन dt 2a हो जाएगा, और t के रिस्पेक्ट था तो d अपॉन dt, d अपॉन dt वाली समीकरण 1 से 3 अपॉन a स्क्वायर, a से कट जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24 अपॉन a, और a की वैल्यू दी हुई है ना, a बराबर दी है 10 सेंटीमीटर, तो 24 अपॉन 10 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका बराबर में 6 दूनी 12 थे 36 96 36 बराबर हुआ, 6 दूनी 12 थे 36 3.6, अब ठीक है, गुणा करने में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। यहाँ जाएगा dA अपॉन dt में परिवर्तन है, यही पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। अतः पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसी तरह से एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 करेंगे, फिर प्रश्नावली में आएंगे। प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे बता दूंगा, जो आपके डाउट होंगे तो पूछ लेना।